12वीं कला के सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और राम राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो क्लास है वो कोरोना की वजह से नहीं चल पाई है। इस बार स्कूल अभी तक ओपन नहीं हुई है, इसलिए हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। और मैं सलीम खान इतिहास विषय की और इतिहास विषय में आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और हम जो पढ़ रहे हैं आज वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारी बुक के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसके बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो यहाँ अजमेर के शासक थे। इनके परिचय की बात करते हैं तो देखिए इनका परिचय पढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो है उनका जन्म जो है वो 1166 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। इनकी माता कर्पूर देवी थी। 1166 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में 1177 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान है वो अजमेर के शासक बनते हैं। इनका जो राज्याभिषेक है वो 1177 ईस्वी में हुआ था। तो 1177 ईस्वी में ये अजमेर के सिंहासन पर बैठे 11 वर्ष की आयु में। इनकी जो संरक्षिका थी वो इनकी माता कर्पूर देवी थी। यानी इन्होंने अपनी माता कर्पूर देवी की देख रेख में 1 वर्ष तक शासन किया और 1 वर्ष के बाद यानी 1178 ईस्वी में इन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर दिया। इस शासन को संभालने में, शासन को चलाने में इनकी जो सहायता की थी वो इनके प्रधानमंत्री कदम्बास और इनके सेनापति भुवनमल, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की काफी सहायता की थी प्रशासन चलाने में। तो 1177 में राज्याभिषेक हुआ, 1 वर्ष तक अपनी माता की देखरेख में शासन किया और 1178 ईस्वी में इन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर दिया। अब इनकी उपाधि की बात करते हैं। इनकी एक उपाधि भी है जिसका नाम है दलपंगुल। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि दलपंगुल किसकी उपाधि है। तो दलपंगुल पृथ्वीराज चौहान की उपाधि है। इनका एक अन्य नाम भी है, इन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। राय पिथौरा, ये प्रश्न आया हुआ भी बोर्ड एग्जाम में 2018 के अंदर 1 नंबर में प्रश्न पूछा गया था 1 अंक के अंदर कि राय पिथौरा के नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो वो पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है। एक बात करते हैं इनके राजकवि की। इनके राजकवि थे चंद्रबरदाई। इनके राजकवि है चंद्रबरदाई। इनका एक ग्रंथ है और इनके ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रसो। यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रबरदाई किसके राजकवि थे। तो चंद्रबरदाई है वो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। यहां से 1 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। तो ये हो गया पृथ्वीराज चौहान का परिचय, जिस पर 2 प्रश्न आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में 18 और 19 के अंदर। अब आगे बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की विजय, उनकी राजनीतिक उपलब्धियां, उनके युद्ध, उनके जीवन की राजनीतिक घटनाएं। उनमें जो पहला पॉइंट पढ़ेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके चाचा के विद्रोह की। जब पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में अजमेर के शासक बने थे, इसके बाद उन्होंने अपने नाना की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता भी संभाली थी। दिल्ली और अजमेर दोनों पर शासन किया था। तो जब ये 1177 ईस्वी में अजमेर के शासक बने तो इनके जो चाचा थे जिनका नाम था अप्परगांगे और नागार्जुन, तो इनके जो चाचा है अप्परगांगे व नागार्जुन, इन दोनों ने विद्रोह कर दिया। अप्परगांगे और नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया। तो पृथ्वीराज चौहान ने 1177 ईस्वी में
अपने सैन्य बल पर इन दोनों के विद्रोह का दमन कर दिया। इन्होंने विद्रोह किया था गुड़गांव के अंदर, और गुड़गांव पर अप्रगामी और नागार्जुन ने अधिकार भी कर लिया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने सैन्य बल पर इन विद्रोह का दमन कर दिया, गुड़गांव पर अधिकार कर लिया और अपने विद्रोहियों के जो सर है वो काटकर गुड़गांव या गुरुग्राम के किले की दीवारों के ऊपर लटका दिए थे। तो इस प्रकार ये पृथ्वीराज चौहान की विजय थी, पहली विजय, और ये थी 1177 ईस्वी के अंदर। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, ये एक बड़ा प्रश्न बनता है कि पृथ्वीराज चौहान की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उसमें पहला पॉइंट है अप्रगामी व नागार्जुन के विद्रोह का दमन। अब दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 है यहां भंडारक जाति का दमन। यह राजस्थान की उत्तरी सीमा पर जो हिसार है, हरियाणा के अंदर हिसार, और ये गुड़गांव ये भी हरियाणा में, यहाँ जो हिसार है यहाँ एक भंडारक जाति रहती थी जो काफी खतरनाक जाति थी। ये जाति बार बार पृथ्वीराज चौहान की सीमा पर आक्रमण कर रही थी, तो पृथ्वीराज चौहान को उनकी उत्तरी सीमा से खतरा लग रहा था। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में इनके खिलाफ सैन्य अभियान किया और इनके जो ये जाति जो है उनका अंत कर दिया और अपनी उत्तरी सीमा को भी सुरक्षित कर लिया। तो 2 पॉइंट हो चुके हैं, एक अप्रगामी नागार्जुन के विद्रोह का दमन और दूसरा भंडारक जाति का दमन। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। यहां हमारा जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, उसमें एक जगह है महोबा। महोबा के अंदर जो है चंदेल शासक परमर्दी देव का शासन था। महोबा में जो राज करते थे उनका वंश था चंदेल और इस राजा का नाम है परमर्दी देव। तो परमर्दी देव यहां शासन करते थे। पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव की सीमा आपस में टकराने लगी। दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे, दोनों ही वीर शासक थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध होना स्वाभाविक था। इन दोनों के मध्य युद्ध शुरू हुआ 1182 में। 1182 में युद्ध शुरू होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने और इस महोबा के अंदर परमर्दी देव को पराजित किया था। यह पृथ्वीराज की विजय थी और इस युद्ध के अंदर परमर्दी देव जो चंदेल है इसके 2 सेनापति वीरगति को प्राप्त हुए थे। काफी बहादुर सेनापति थे जिनका नाम है आल्हा व उद्दल। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर का कि आल्हा व उद्दल ये किसके सेनापति थे? तो ये सेनापति है परमर्दी देव चंदेल के, और कौन से राज्य के थे? महोबा राज्य के थे। तो इस युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान ने विजय प्राप्त की है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं गुजरात विजय की ओर। गुजरात के साथ संघर्ष की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 गुजरात से युद्ध। चौथा पॉइंट है वो गुजरात से युद्ध है। देखिए इसमें क्या होता है, ये बात है 1183-84 की। गुजरात में शासन चलता था भीमदेव सेकंड, और इसका जो वंश है वह है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का कोई भीमदेव द्वितीय यहां राज करता था। तो इसके साथ संघर्ष का मुख्य कारण क्या है वो देखिए। यहां आबू एक छोटा सा राज्य था आबू, और यहां की एक राजकुमारी थी इच्छनी। ये जो भीम द्वितीय है गुजरात का शासक, ये आबू की राजकुमारी इच्छनी से विवाह करता था। यानी इसकी इच्छा थी कि वो इच्छनी से विवाह करे, लेकिन इच्छनी जो है उसकी इच्छा थी पृथ्वीराज चौहान से विवाह करने की, अजमेर के शासक से, और पृथ्वीराज चौहान भी इच्छनी से विवाह करना चाहते थे। इसलिए इच्छनी और पृथ्वीराज चौहान इन दोनों का विवाह हो गया। तो नाराज कौन हो गया? भीमदेव द्वितीय। इसलिए इन दोनों के मध्य संघर्ष हुआ 1183-84 में। कई छोटी मोटी झड़पें हुई, लेकिन बाद में इन दोनों के मध्य संधि हो गई और इनका युद्ध है वो विराम हो गया है। यो युद्ध बंद हो चुका है। 4 पॉइंट हो गए। अब आगे बात करते हैं हम यहां 5 पॉइंट की ओर। कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल। कन्नौज का शासक है जयचंद गढ़वाल।
गढ़वाल वंश है, राजा का नाम जयचंद है। तो जयचंद गढ़वाल है, इसके और पृथ्वीराज के बीच शत्रुता चल रही थी। क्यों चल रही थी वो देखिए। जयचंद गढ़वाल ये दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, जबकि पृथ्वीराज कन्नौज पर अधिकार करना चाहता था। दोनों ही साम्राज्यवादी शासक है, दोनों ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। और सबसे जो मोटा कारण था, बड़ा कारण था, महत्वपूर्ण कारण था पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य शत्रुता का, वो ये था जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण करना। किसने किया अपहरण? पृथ्वीराज चौहान ने। जयचंद की पुत्री संयोगिता, इसका स्वयंवर चल रहा था। उसके स्वयंवर के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने इसका अपहरण कर लिया और अपहरण करके इसके साथ शादी कर ली। इसलिए जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान के मध्य शत्रुता चल रही थी। ये संयोगिता की कहानी अपने सिलेबस में भी है, अगली क्लास में भी इसका जिक्र करेंगे कि क्या थी संयोगिता की कहानी, क्यों ये युद्ध शुरू हुआ, आगे क्या होता है, वो अगली क्लास में जिक्र करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धि की ओर। तो ये जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध या संघर्ष या शत्रुता के कारण हो चुके हैं। अब देखिए, जयचंद गढ़वाल इतना शक्तिशाली शासक नहीं था कि वो सीधे पृथ्वीराज चौहान से युद्ध कर सके। इसलिए जयचंद गढ़वाल ने और पृथ्वीराज के दमन के लिए, अंत के लिए बुलाया, किसको बुलाया? गजनी के मोहम्मद गोरी को। इन्होंने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया। मोहम्मद गोरी है, ये भारत आएंगे और इनका पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध भी होगा। पृथ्वीराज रासो जो है, इसमें चंद्रप्रदा ये कह रहे हैं, यानी पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 21 बार पराजित किया था, जबकि हसन निजामी ये कह रहा है, सॉरी अमीर महाकावी ये कह रहा है, अमीर महाकावी में लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने और मोहम्मद गोरी को 7 बार पराजित किया था। लेकिन मोटे तौर पर इन दोनों के मध्य 2 युद्धों की जानकारी मिलती है, दो युद्धों का इतिहास मिलता है। वो है तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ये 2 युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य हुए थे। तराइन जो है यहाँ हरियाणा के अंदर है, हरियाणा में ये जगह है तराइन। तराइन के मैदान में युद्ध हुआ था, इसलिए इस युद्ध को तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये 2 युद्ध हुए हैं, एक 1191 और एक 1192 के अंदर। पहला युद्ध, इधर से गोरी आ गया सेना लेकर तराइन के मैदान में, और यहां से पृथ्वीराज चौहान चले गए। दोनों के मध्य युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने आसानी से पराजित कर दिया और गोरी की सेना वो भाग खड़ी हुई और भागकर गजनी की ओर चली गई। तो इससे पहले युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर पृथ्वीराज है वो विजय रहते हैं। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा युद्ध है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को पराजित किया था। अब गोरी वापस चले गए गजनी, लेकिन गोरी जो है वो अपनी इस हार का बदला लेना चाहता था, वो फिर से बदला लेना चाहता। गोरी अगले वर्ष फिर आ गया, अपनी सेना को फिर संगठित किया और अगले वर्ष फिर तराइन के मैदान में आधमका। और इधर से जब पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि गोरी फिर आ रहे हैं, तो पृथ्वीराज चौहान भी और अपनी सेना लेकर तराइन के मैदान में चले गए। फिर इन दोनों का आमना सामना होता है 1192 के अंदर। वही जगह है, वही आमने सामने गोरी और पृथ्वीराज चौहान है। लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान है वो ज्यादा और कॉन्फिडेंस में थे, क्योंकि उन्होंने पिछले युद्ध में गोरी को पराजित किया था। उन्होंने कोई ज्यादा सैन्य तैयारी नहीं की और गोरी जो है वो अपनी हार का बदला लेना चाहता, वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। इधर दोनों के बीच बातचीत चल रही है, दोनों एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। और पृथ्वीराज चौहान जो है जब गोरी को धमकाते हैं, तो गोरी कहता है कि ठीक है, मैं अपने भाई से पूछता हूँ जो गजनी का सुल्तान है कि युद्ध में आगे क्या करना है, युद्ध करना है या फिर संधि करनी है, मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए। तो गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से कुछ समय मांग लिया और इधर पृथ्वीराज चौहान है वो थोड़े निष्फिक्र हो जाते हैं कि 2 या 3 दिन तक तो युद्ध नहीं होगा, क्योंकि गोरी वो अपने भाई से बात कर रहे हैं, उसके बाद युद्ध की कोई प्लानिंग होगी। लेकिन यहाँ गोरी चाल चलते हुए क्या करता है कि अगले ही दिन
और भोर के समय और गोरी जो है उसने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर आक्रमण कर दिया। इस अचानक हुए हमले का पृथ्वीराज चौहान की सेना सामना नहीं कर पाई और पृथ्वीराज चौहान की सेना हार गई। यानी 1192 का जो तराइन का दूसरा युद्ध है उसमें पृथ्वीराज चौहान ने वो पराजित हो गए। अब देखिए कि पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ फिर। यह इतिहासकार है वो एक समझ नहीं है, या कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान है वो ऑन द स्पॉट तराइन के मैदान में ही वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि कुछ इतिहासकार यानी हसन निजामी ये बता रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध के बाद और गोरी के अधीनता स्वीकार कर ली। इसका एक सबूत के तौर पर एक साक्ष्य भी दे सकते हैं कि एक पुराना सिक्का मिला है जिसमें एक ओर पृथ्वीराज चौहान का चित्र अंकित है, पृथ्वीराज चौहान का नाम लिखा हुआ है, तो दूसरी ओर मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है। सिक्के के एक तरफ पृथ्वीराज चौहान का नाम है और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम का नाम है। तो ये मोहम्मद बिन साम और कोई नहीं, गोरी का ही दूसरा नाम है। तो इसके आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि शायद हो सकता है कि पृथ्वीराज चौहान ने अधीनता स्वीकार कर लिए, लेकिन इसके अलावा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो अब देखिए पृथ्वीराज रासो क्या कर रहा है। पृथ्वीराज रासो ये कह रहा है कि जो गोरी है उसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और यहां से बंदी बनाकर और तराइन के मैदान से पृथ्वीराज चौहान को ले जाया गया गजनी, और वहां पृथ्वीराज चौहान जो है उसकी आंखें फोड़ दी जाती है। गोरी है उसके सैनिक है वो उसके पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ देते हैं। क्यों फोड़ते हैं ये अगली कहानी के अंदर पढ़ेंगे, जब संयोगिता की कहानी पढ़ेंगे तब हम ये पूरी बात वहां पढ़ेंगे। लेकिन जो भी है वहां क्या है कि वहां गजनी के अंदर पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी जाती है और पृथ्वीराज चौहान वहां वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो ये संयोगिता की कुछ छोटी कहानी है, लेकिन बाकी जो है वर्णन आगे की वीडियो के अंदर करेंगे। तो इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान है वो 1192 के अंदर वीरगति को प्राप्त हुए। 1177 ईस्वी में उन्होंने सत्ता संभाली थी। तो ये हो गए पृथ्वीराज चौहान। बाकी कल जो हम जिक्र करेंगे कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार क्यों हुई, यह प्रश्न आया होगी है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि तराइन के मैदान में पृथ्वीराज की पराजय के क्या कारण थे। और कल हम पढ़ेंगे एक संयोगिता की कहानी भी पढ़ेंगे जो काफी दिलचस्प कहानी है, मनोरंजनात्मक कहानी है, अपने सिलेबस के अंदर भी है, कल इनका जिक्र भी करेंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।